चलिए जी, आज मिले हम लोग हमारे पास बिजनेस लॉज के एमटीपी के क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग कर लेंगे इस सेशन में। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास दैट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से, राइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the Indian judicial system and what are its various functions। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई ये आप इंडियन जुडिशियल सिस्टम से क्या समझते हो और इसके क्या क्या फंक्शंस है, वेरियस अलग अलग फंक्शंस की बात करनी है आपको। तो याद होगा बच्चों, मैंने आपसे आपकी क्लास के अंदर डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी, जैसे रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, उनको इंटरप्रेट करने का काम किसका है बेटा, जुडिशरी का काम है। अगर हम डिस्प्यूट की बात करें तो डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन का काम किसका है बेटा, ये जुडिशरी का काम है। अगर हम बात करें बेटा कहीं ना कहीं तो जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉज हैं उसको फॉर्म करने का मतलब, देखो जितने भी डिसीजंस है ना हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, वो भी क्या बन जाते हैं, अपने आप ही लॉ बन जाते हैं, राइट। ये फॉर्म करने का काम भी किसका है, ये भी जुडिशरी का ही है। फिर इसके बाद आप इसके अंदर हायरार्की ऑफ जुडिशरी लिख सकते हैं और आर्टिकल नंबर 141 बिल्कुल से आप इसके अंदर जो है बेटा वो मेंशन कर सकते हैं, राइट। चलिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है इसका, यस। So Indian judicial system is the branch which through the enforcement of the law revolves dispute between the citizen or between the citizens and the government, right। तो अगर सिटीजन्स के बीच में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, कौन देखेगा बेटा, वो कोर्ट देखेगा। अच्छा, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, वो भी कौन देखेगा, वो भी सर हमारे पास वो हमारा कोर्ट ही देखेगा, राइट। फंक्शंस की बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये रेगुलेशनरी फंक्शन है, इसके पास इंटरप्रिटेशन करेगा, ये एक्ट्स का या कोर्ट्स का डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा और प्रमोट करेगा फेयरनेस अमंग द सिटीजंस ऑफ द लैंड, राइट। इंडियन जुडिशियल सिस्टम परफॉर्म करता है थ्रू आउट दी हायरार्की। इसकी हायरार्की में मैंने बताया सबसे ऊपर जो है आपके पास वो क्या है बेटा, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे क्या है आपके पास हाई कोर्ट, और उसके बाद क्या आता है बेटा आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। एंड कुछ आपके पास फिर आप कह सकते हैं इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही कहीं ना कहीं ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होते हैं, जहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें हाई कोर्ट के डिसीजंस, वो बाइंड होते हैं कहां पर बेटा, हाई कोर्ट के डिसीजन बाइंड होते हैं जहां तक कि उनकी रिस्पेक्टिव बाउंड्री है वहां तक, जहां तक कि उनका जुरिस्डिक्शन है वहां तक, राइट। अगर हम बात करें फिर सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे के पूरे उसके जो वर्डिक्ट्स हैं वो पूरे इंडिया पे जो है वो वैलिडली एप्लीकेबल होते हैं, करेक्ट। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। तो ये आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है तो वो कॉन्ट्रैक्ट से है। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला ही क्वेश्चन इन्होंने बताया, सर मिस्टर पार्थ हैं जिन्होंने अप्लाई किया फॉर द जॉब एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, राइट। अंडर स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि चलो हम इसको अपॉइंट कर लेंगे, और आपको पता है स्कूल मैनेजमेंट में ही एक घर का बेदी था, उसने क्या किया, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी प्राइवेटली इन्फॉर्म करता है मिस्टर पार्थ को दैट यू आर सिलेक्टेड, कि आप सिलेक्ट हो गए हो, और वो उनसे कम्युनिकेट कर लेता है। बट लेटर ऑन कहानी में एक ट्विस्ट है बेटा। कहानी में क्या होता है सर, लेटर ऑन जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है नहीं हम किसी और को एज प्रिंसिपल अपॉइंट करेंगे। अब क्या होगा सर, अब इस केस में मिस्टर पार्थ जो है वो चले जाते हैं कहां बेटा, वो चले जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, राइट। अब बताइए, ये उन्होंने कहा कि देखो मेरे साथ तो इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था और इन्होंने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सच में हो रखा था? द आंसर इज नो सर, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं हुआ था। क्यों सर? क्योंकि यार यहां पर वैलिड कम्युनिकेशन नहीं था ना। अगर हम बोले तो यहां पर वैलिड कम्युनिकेशन हो तो भैया आप कह लो कि भाई एक्सेप्टेंस मिल गई है। अगर यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है ही नहीं तो ये किस तरीके से एक्सेप्टेंस मानेंगे आप? एंड दैट्स व्हाई आप देख सकते हो यहां पे आपका आंसर नंबर 2 क्या गिवन है, एज पर द रूल ऑफ एक्सेप्टेंस द एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए बेटा? कम्युनिकेट होना चाहिए टू द ऑफरर। किससे? ऑफरर से, राइट। एंड द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द थर्ड पार्टी, उसको आप वैलिड एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी मान करके नहीं चलेंगे। दैट इज नॉट द वैलिड एक्सेप्टेंस, उसको आप कभी भी वैलिड एक्सेप्टेंस मान करके नहीं चलेंगे। फिर आपके पास फैक्ट्स इन द केस गिवन है और इसका कंक्लूजन गिवन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 इज, सार्थक जो है वो कैशियर की तरह एम्प्लॉयड किया गया है। मंथली सैलरी है उसकी 50,000 रुपए बाय एबीसी बैंक, राइट। एक बैंक के अंदर अपॉइंट हुआ है और यहां समझना ये 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ है।
द थिंग इज दैट इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर कि मोहित ने इसकी श्योरिटी दी है। हाँ जी, मोहित ने क्या दिया इसका बेटा, इसकी श्योरिटी दी है। तो आपको याद होगा सेक्शन नंबर 133 ऑफ द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। सो सार्थक ने यहां पर देखो गिव द श्योरिटी सार्थक गुड्स कंडक्ट के लिए कि सार्थक जो है अच्छा काम करेगा, सार्थक कभी भी जो है गलत काम नहीं करेगा। लेकिन 9 महीने के बाद द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक जो है वो डेट्रोडिएट्स हो जाता है, मतलब कि उसकी सिचुएशन जो है बैंक की वो खराब हो जाती है। और इसकी वजह से अब क्या होता है बेटा, द सार्थक एग्रीज टू एक्सेप्ट द लोअर सैलरी ऑफ ₹40,000 पर मंथ फ्रॉम द बैंक, राइट। मतलब सैलरी का जो एग्रीमेंट था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। द थिंग इज दैट आफ्टर 2 months सार्थक हैज मिस एप्रोप्रिएटेड, सार्थक ने मान लो कुछ मिस एप्रोप्रिएशन किया। और उसके बाद मेरा सवाल यह है आपसे, यहां जो क्वेश्चन पूछा गया कि सर एक बात बताओ कि सार्थक के इस मिस एप्रोप्रिएशन के लिए क्या मोहित जो कि श्योरिटी था, जो कि गारंटर था, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? तो आपको याद होगा यहां पर हमने पढ़ा हुआ 3 पार्टीज होती हैं आपके पास, राइट। प्रिंसिपल है, क्रेडिटर है आपके पास, और कौन है बेटा, एक आपके पास श्योरिटी होता है, राइट। तो सर यहां पर क्या कोई लाइबिलिटी आएगी मिस्टर की? नहीं। सेक्शन नंबर 133 साफ साफ कहता है कि अगर आपने किसी भी तरह के बाद में जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी चेंज किया, वो भी गारंटर को यानी श्योरिटी को बताए बिना, तो भी श्योरिटी जो है उसके लिए लाइबल नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक बार आंसर शो कर देता हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 133 वेयर देयर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी तरह से कोई छोटा सा भी चेंज है ना बेटा टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, तो प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, तो यहां कह रहे हैं भैया आगे के लिए श्योरिटी लाइबल नहीं होगा। बीच में आपके पास फैक्ट्स गिवन है और यहां पर आपके पास पूरा कंक्लूजन गिवन है कि यहां पर मोहित जो है वो लाइबल होने वाला नहीं है, श्योरिटी यहां पर लाइबल होने वाला नहीं है बच्चों, राइट। चलिए गोइंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, Rahul was a disc jockey at the 5-star hotel. As per the contract, he is supposed to perform every weekend, है ना। ये सेम क्वेश्चन आप लोगों ने देखा हुआ है, मैंने आप लोगों से क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, राइट। सो अगर आप देखोगे हर वीकेंड पे ट्वाइस इन अ वीक जो है उसको आना है, राइट। और द राहुल विल बी पेड 2500 पर डे के हिसाब से। हाउएवर आफ्टर अ मंथ राहुल विलफुली एब्सेंट, 1 महीने के बाद जो है राहुल विलफुली क्या हो जाता है बेटा, एब्सेंट हो जाता है, राइट। तो यहां पर आपके पास 3 क्वेश्चंस गिवन है, आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर करना है बेटा, राइट। डज द होटल हैव अ राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट, क्या होटल के पास ये राइट आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दे? या इफ द होटल सेंड्स आउट द मेल टू द राहुल दैट दे आर इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो कह रहे हैं कि भाई आप आओ और आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करो, और राहुल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कहना होटल रिजाइंड द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ मंथ, क्या होटल बाद में जाकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल आउट कर सकता है क्या, राइट। एंड द थर्ड इज इन विच केस, किस केस में होटल को डैमेज मिलना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन है बेटा आपके पास। पहले तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन के ऊपर आपके पास जो सेक्शन लग रहा है दैट इज सेक्शन नंबर 39। याद होगा मैंने सेक्शन नंबर 39 बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है क्लास के अंदर, जिसमें हम लोग बात करते हैं अगर कोई पार्टी रिफ्यूज करता है, विलफुल रिफ्यूज करता है अपनी परफॉर्मेंस को, तो याद रखिएगा उसको अगर वो टर्मिनेट कर रहा है, राइट, तो हो सकता है जो प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर क्या करे बेटा, प्रॉमिसर की तरफ से जो है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे हम लोग, वहां कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। या फिर अगर वो उसको कंटिन्यू करने का ऑप्शन चूज करता है, इन दैट केस लेटर ऑन ही कैन नॉट डिसकंटिन्यू, राइट, उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में वो जाकर के डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता। तो आंसर आपके सामने है बेटा, होटल के पास एंड करने के राइट से यस, होटल के पास कंटिन्यू करने के राइट से यस। नाउ सर ब्रीच, अगर मान लो दोनों ही केसेस में हम बात करें तो दोनों ही केसेस में क्या इसको होटल को डैमेजेस मिलने चाहिए? यस, होटल को दोनों ही केसेस में क्या मिलने चाहिए बेटा, डैमेजेस मिलने चाहिए, राइट। एंड दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 4। तो आइए जरा मैं आपको सेक्शन नंबर 4 का आंसर भी दिखा दूं। जैसा मैंने आपसे कहा सेक्शन नंबर 139 यहां पे आ जाता है। इट इज अंडरस्टूड, राइट, that when a party to the contract had refused to perform or disabled himself from performance his promise entirely the following 2 rights। कौन से राइट्स है बेटा, टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। पहला राइट जो है वो क्या है बेटा, वो टर्मिनेट कर सकते हैं किसको बेटा, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा इंडिकेट बाय द वर्ड्स और बाय द कंडक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन इट्स कंटिन्यूएंस, राइट।
सो यहाँ पर ये चीजें भी हो सकती हैं। और इस सिचुएशन में आप देख सकते हो 3 केसेस हैं आपके पास, 3 केसेस के आंसर्स आपके पास गिवन है। दैट होटल हैज अ राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज व्हाट, होटल में कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और तीसरी बात सर, दोनों ही केसेस के अंदर होटल जो है वो एंटाइटल्ड टू गेट द डैमेजेस, राइट, ही इज एंटाइटल्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बात करें बेटा किसकी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। बेलमेंट की बात करें, सेक्शन कौन सा बेटा, सेक्शन नंबर 148 इफ यू रिमेंबर। सो बेलमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर देखना 2 केसेस गिवन है आपके पास। पहला केस गिवन है, विकास जो है पार्क कर रहा है अपने कार को पार्किंग लॉट के अंदर, उसको लॉक कर देता है और कीज को अपने साथ में लेकर के जाता है। क्या आप इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहोगे क्या सर, क्या आप इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहोगे? सेक्शन 148 याद करो, मैंने आपको क्या बताया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आप क्या करते हो, पोजेशन जो है सामने वाले को देकर के आते हो, पोजेशन सामने वाले को देके आते हो, लेकिन आप कीज लेकर के आ रहे हो। क्या सच में आपने पोजेशन जो है वो सामने वाले पर्सन को दिया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या सामने वाला पर्सन इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट सिचुएशन इज नॉट ऑफ बेलमेंट, राइट। सो ये ना कहीं से भी आपका बेलमेंट की सिचुएशन नहीं है बच्चों, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे सेकंड सिचुएशन में, तो सीजर ऑफ द गुड्स बाय द कस्टम्स अथॉरिटी। सर ऐसा लग रहा है जैसे ना कस्टम ऑफिसर्स सीज कर रहे हैं, तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द कस्टम ऑफिशियल्स। हाँ, ड्यूटी तो है कस्टम ऑफिशियल्स की, लेकिन यहां पर जब वो सीजर का कॉन्सेप्ट आता है, पोजीशन आ जाता है बेटा इनके पास, और क्योंकि इनके पास पोजीशन आ जाता है तो आप कह सकते हैं यस यस ये बेलमेंट है, ये बेलमेंट है, राइट। यस, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके पास। एज पर सेक्शन नंबर 148 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। हाँ जी, जब ना पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये गुड्स जो है वो या तो रिटर्न करने पड़ेंगे या डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे। क्लियर है? 2 बातें। पहली चीज, नो मेयर कस्टडी ऑफ द गुड्स, इसको कभी भी आप जो है वो पोजेशन में इसके नहीं माना जाएगा, मतलब कि इसको आप कभी भी बेलमेंट नहीं कहेंगे। लेकिन सेकेंड वाले में आप देख लो दैट बेलमेंट एग्जिस्ट, राइट, यहां पर बेलमेंट एग्जिस्ट करता है, राइट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6। संजय कोठारी है, एक बड़े बिजनेसमैन है, उनके 2 लड़के, एक डॉटर है उनकी, और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जो हाउस है ना अपना, ये गिफ्ट करेंगे अपनी डॉटर को, राइट। फॉर दिस पर्पस ही कॉल्ड द लॉयर, उन्होंने लॉयर को बुलाया एट हिज हाउस एंड मेड अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर सच गिफ्ट। इस गिफ्ट के लिए उन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट फाइल कर लिया, राइट। अब देखो रिटन डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन लॉयर उनको क्या एडवाइस करता है, लॉयर कहता है भाई साहब एक काम करो, आप इस ट्रांसफर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा लो। और वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी हम गिफ्ट की बात करते हैं, देखो ये क्या है, ये जो टॉपिक है वो है बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हो आप गुड्स का, खासकर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तो बनाना पड़ेगा। किस चीज का, कि सर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, साथ में उस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा, राइट। और यही लॉयर ने एडवाइस भी किया कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहिए, रजिस्टर करवा लेना चाहिए। और दोनों ना जब रास्ते में जा रहे हैं इसको रजिस्टर कराने, तो एक्सीडेंट हो जाता है इनका, एंड दे बोथ डाइड, राइट। अब बताइए इस केस के अंदर बाद में ना डॉटर को वो सारे कागजात मिलते हैं, डॉटर को ये पता लगता है कि यार पिताजी तो ये ट्रांसफर कर रहे थे मेरे नाम। क्या डॉटर ये क्लेम कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है? हाँ जी, डॉटर क्या ये क्लेम कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है? मैंने आपको बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो नीड कि हमेशा कंसिडरेशन हुई हो। सेक्शन नंबर 25 इफ यू रिमेंबर, तो हमने क्या पढ़ा है उसके अंदर कि सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो है वो भी कंसिडरेशन काउंट हो सकता है, वो भी सामने वाले पर्सन के लिए क्या हो सकता है बेटा, कंसिडरेशन काउंट हो सकता है, दैट इज ऑल्सो द कंसिडरेशन। द थिंग इज दैट कि यहां पर जो है ना नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना, मतलब उस जो डीड था ना उनका, गिफ्ट डीड, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना बहुत बहुत जरूरी था। शायद वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और वो रजिस्ट्रेशन क्योंकि नहीं हुआ तो बेटा जी ये ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा,
ये ट्रांसफर जो है वो वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा। पढ़ लीजिए आप एक बार। ओके, आंसर पे लेके चलता हूं मैं आपको। ये रहा, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड एज पर सेक्शन नंबर 25 एज वी डिस्कस्ड, और ये हमेशा राइटिंग में होना चाहिए और ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट। And is made on the account of the natural love and affection between the parties standing in a near relation to each other, right? मिस्टर कोठारी जब जा रहे थे नेचुरल लव एंड अफेक्शन में एंड सो ऑन, लेकिन उसने उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया, और क्योंकि उसने उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो ये नॉट इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका इन्फोर्सेबल नहीं मानता है, करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यस, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7। 7 के दो पार्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपके पास, मिस्टर आयुष जो कि एक एम्प्लॉयर है। मिस्टर आयुष कौन है बेटा, क्या है ये, एक एम्प्लॉयर है, राइट। इंड्यूस्ड हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉय को इंड्यूस कर रहे हैं मिस्टर बॉबी को टू सेल हिज 1 रूम फ्लैट, उसका जो 1 रूम का फ्लैट है उसको मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पे बेच दिया जाए, राइट। और ये चीज इन्होंने कर भी दिया, बट लेटर ऑन ही रियलाइज कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो सही नहीं हुआ है, इसमें मुझे ठगा गया है कहीं ना कहीं। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपका सेक्शन नंबर 16 जो है वो अप्लाई हो जाएगा, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। और आपको पता है कि जब हम लोग बात करते हैं सबऑर्डिनेट और सुपीरियर की, तो सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट को क्या कर सकता है बेटा, वो उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो कॉज कर सकता है, और किया है उसने इस केस के अंदर भी, अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास जो आंसर है उस आंसर को चेक करिए। एज पर सेक्शन नंबर 16, तो यहां पर आप अनड्यू इन्फ्लुएंस देख रहे हो, राइट। There was the relation subsisting between the parties are such that one of the party in this position to dominate the will of the other, and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other, right? And that's why यहाँ पर जो consent था उसको हम undue influence से प्रभावित मानेंगे, और इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है voidable होगा at the option of Mr. Bobby। Mr. Bobby के ऑप्शन पे ये क्या होगा बेटा, voidable in nature होगा, right? चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर पार्ट 2 पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सूरज जो प्रॉमिसेस मिस्टर मनोज टू पेंट द फैमिली पिक्चर। ध्यान से पढ़िएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। उसकी फैमिली का पिक्चर बना के देगा फॉर 20,000 एज शॉर्ट टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट बाय 15 मार्च। अनफॉर्चुनेटली जो सूरज है वो डाइड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है ऑन द रोड इन अ रोड एक्सीडेंट ऑन 1 मार्च को, और असाइनमेंट पूरा नहीं हो पाता है। मिस्टर मनोज बाइंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और मिस्टर मनोज जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं कि भैया अब तुझे ये करना पड़ेगा। सपोज करना, आप देखो यहाँ पर सिचुएशन नंबर 2 है, मतलब अगर ऊपर वाला जो आंसर है वो चेंज हो रहा है तो दूसरे वाले आंसर आपका अलग होने वाला है, मतलब कि सिचुएशन 1 अलग है, सिचुएशन नंबर 2 अलग है, राइट। The Suraj had promised to deliver some photographs to Mr. Manoj on 15th of March 2023 against the payment of 10,000, right? But he dies before that day, right? तो ये फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, और ऊपर जो बात की गई थी, ऊपर किसकी बात की गई थी बेटा, पिक्चर की बात की गई थी। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, जब हम पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, इस कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या बोल सकते हो सर, इस कॉन्ट्रैक्ट में आप कह सकते हो कि कहीं ना यहाँ पर एक पर्सन के स्किल्स काम करेंगे, है ना। देखो yes, right, section number 40 deals with this, right, section number 40 and section number 37। देखो, so यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, nature in case of that it was the intention of the parties to the contract that any promise continued in it should be performed by the promiser himself। Such promise must be performed by the promiser only, right? क्यों, क्योंकि इसमें क्या ऐड है बेटा, उसके स्किल्स ऐड है, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग ये चीजें चलेंगी, राइट। बट द थिंग इज, यहां अगर आप ध्यान से देखो ना, उसके नीचे जब वो बात की जा रही है कि आपको फोटोग्राफ्स वगैरह भेजे जाएंगे, उस केस के अंदर स्किल्स ऐड नहीं है, उस केस के अंदर स्किल्स ऐड नहीं है। तो यहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कहीं ना कहीं वैलिडली आप कह लीजिए कि
रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले केसेस के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, राइट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, बहुत सिंपल, बहुत सीधा क्वेश्चन है जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, और आपके पेपर में आता भी है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं किसे सब, ध्यान से सुनिएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को। अंडर सर्टेन स्पेशल, देखो मैंने आपको बता रखा है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, वैलिड कंसिडरेशन है, नथिंग इज देयर, कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि सर सच अ कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इफेक्ट से बना हुआ है, कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस से बना हुआ है। इट डज नॉट अराइज फ्रॉम द एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, imposed by law है, लॉ ने इसको इम्पोज किया हुआ है। ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस, ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, कोई ड्यूटी वगैरह या फिर प्रॉमिस वगैरह नहीं होती यहाँ पर। राइट अंडर it is always right to the money and generally through not always to liquidated sum of the money, right। so यहाँ पर आपको जो right मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है बेटा, right to money, जो भी आपने पैसे वैसे अगर आपके गिर गए या कुछ भी इस तरह की चीजें तो वो आपको मिलने वाले हैं बेटा यहाँ पे। such a right is available against the specific person and not against the whole world, and a suit for its breach may be filed in same way in case of the कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है उसी सेंस में जो है आप इसके सूट को जो है वो फाइल कर सकते हैं, राइट। इसके बाद बाकी की चीजें आपके पास जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड ऑल, सो उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं इस सेशन में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।